आईना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है हमारे रेडियो फीजी 2 लिसनर्स और आईना FBC टीवी पर। अक्टूबर महीना यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ घोषित किया जाता है। इसे साल में एक सालाना कैंपेन रखा जाता है जिससे पिंकटोबर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों, सबको मेरे ख्याल से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शिक्षा दी जाती है। लेकिन अभी तक हर साल अक्टूबर महीने में जो शिक्षा दी जाती है, क्या उससे लोग अच्छी तरह से परिपूर्ण हैं, जानकारी उन्हें मालूम है ब्रेस्ट कैंसर पर या नहीं? तो चलो पिंकटोबर यानी अक्टूबर महीना को ध्यान में रखकर आज हमने सोचा हम बातें करते हैं अपने दो डॉक्टर से। एक तो हैं डॉक्टर राजीव जो कि सर्जिकल रजिस्ट्रार है CWM अस्पताल में। डॉक्टर राजीव, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। नमस्ते। और हमारे साथ है डॉक्टर रोनल, सर्जिकल रजिस्ट्रार CWM अस्पताल से। आपको भी आईना का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा कि हर साल अक्टूबर महीने को पिंकटोबर मंथ घोषित किया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, क्या है ब्रेस्ट कैंसर? इस बीच में चाहते हैं कि अगर जो लोग हमारे पास रिंग करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वो भी उन्हें भी मौका देंगे। डॉक्टर राजीव जी, आप शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर? जी, आप ब्रेस्ट कैंसर जो है होता है वो जो सेल्स जो है ब्रेस्ट में वो अनकंट्रोली ग्रो होते हैं, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल। यानी जिस नॉर्मल रिप्लेसमेंट रहता है सेल्स का, जब मरते हैं तब रिप्लेस हो जाता है, पर ये मैकेनिज्म कैंसर में लॉस हो जाता है। तो और ये कैंसर जो सेल्स है एबनॉर्मल मलिग्नेंट जिसके हम लोग बोलते हैं, वो एकदम रैपिड वाइल्ड फायर तरह स्प्रेड होते हैं। तो कैसे पता चले कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है? सिम्टम्स और साइंस क्या क्या है रोहन जी? ब्रेस्ट कैंसर के साइंस सिम्टम्स, देखो, डायग्नोसिस में ब्रेस्ट कैंसर के 3 चीज़ इन्वॉल्व है। फर्स्टली है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेकेंडली है जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं इसके और इमेजिंग, एंड देन फाइनली सेल्स वगैरह पे एग्जामिन करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स के दे विल हैव अ ब्रेस्ट लंप, और हम जब रिस्क फैक्टर्स असेस करता है तो मोस्ट ऑफ दिस रिस्क फैक्टर्स में थिंग्स लाइक बीइंग अ वुमन इज़ अ रिस्क फैक्टर, एज ग्रुप्स देखा जाए है, एक्सट्रोजन एक्सपोजर्स देखा जाए है, कितना एज पे मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, कितना एज पे मेंसेस स्टॉप हुए हैं, प्रेगनेंसीज कितना है, प्रीवियस हिस्ट्रीज कितना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग दिखता है जब बिफोर हम लोग एक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज करा जाए। सो इट्स अपार्ट फ्रॉम दैट लम्प्स, दिस डायग्नोसिस इज ट्रिपल डायग्नोसिस। फर्स्टली पेशेंट्स के देख के वो लोग की हिस्ट्री लिया जाए कि कौन सी एक्सपोजर रिस्क है, एंड देन एग्जामिन द लम्प इटसेल्फ, एंड देन इन्वेस्टिगेट इट फर्दर। इमेजिंग है, हम लोग के स्कैन्स वगैरह है, एंड मेमोग्राम है, एंड द अदर एडवांस इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करता है MRI सके करें। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे, पूछेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि वाज इट रियल सीरियस इशू ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कि फ़िजी में भी, मैं जानती हूँ ओवरसीज़ में इसका अवेयरनेस होता है, लेकिन फ़िजी में क्या ये केस कुछ सीरियस है कि फ़िजी में हर साल अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर यानी पिंकटोबर महीना घोषित किया गया? हाउ सीरियस इज़ दिस इन फ़िजी? जी शमी जी, ये जो कैंसर है ऑलमोस्ट द लास्ट 5 years ऑलमोस्ट 200 केसेस पर ईयर ब्रेस्ट कैंसर आ रहे हैं, और इट्स लाइक द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर अमंग द लेडीज आफ्टर सर्वाइकल कैंसर। और लास्ट 10 years से अगर जब देखें 2000 में, तो लेडीज़ लोग सर्वाइकल कैंसर से मरते थे, बट जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होता है तो people dying from cancer is much less. But with regards to breast cancer, it's just sort of taken off, like there's almost 200 cases a year now all over Fiji. ये अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है कि ये पहले से भी कई पीछे अगर जो जाए सालों से तब से होता रहा है 200 केसेस एवरी ईयर? नहीं, ये क्या है कि मिनिस्ट्री के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कैप्चर जो करते हैं, ये बट लास्ट 4-5 years से काफ़ी रोबस्ट है कि इन द सेंस दैट दे पिक अप अर्ली, तो डेटा अच्छा रहता है हम लोग को। So we have compared the data. It's not that it was less before, it was probably not catching the system. Now, it's sort of now we know that it's like almost same as cervical cancer. तो क्या इसके बारे में अगर जो और जानकारी चाहें, कभी कभी लोग बोलते हैं कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल या हैबिट होता है, तो क्या ये ज़्यादातर कोई एक ख़ास इलाके से महिलाएं ज़्यादा आती हैं या उनका कुछ ख़ास बैकग्राउंड होता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है? क्या वजह हो सकती है? ये जो ये होता है, जैसे रोन ने
डॉक्टर रॉन ने जैसे मेंशन किया था दैट रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, सर्टन रिस्क फैक्टर्स जिसको हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे आप महिला रहे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, एज कुछ नहीं कर पाएंगे आप, या फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं। ये जो चीज़ हम लोग सकते चेंज करते हैं वो है वेट, स्मोकिंग ना, एक्सरसाइज। अगर लेडीज़ लोग ये वेट अपना कंट्रोल करे या एक्सरसाइज करे, स्मोकिंग बंद कर दे तो चांसेस कमती होते हैं। तो आपके कहने का मतलब अगर जो किसी एक महिला को ज़्यादा वेट है उसके रिस्क ज़्यादा है, डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एज? जी, जैसे लेडीज़ लोग उम्र बढ़ता है, एज दे ग्रो ओल्डर, चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर भी हाई होते हैं कंपेयर टू अ यंग लेडी लाइक इन द 20s, बिकॉज रिस्क 30s 40s 50s में बढ़ते रहते हैं। सिमिलरली विथ वेट भी, अगर जो एक्स्ट्रा वेट रहता है तो इट्स नॉट अ चांस दैट यू मे गेट कैंसर, बट प्रूवन नहीं है दैट इफ ओवर वेट इक्वल टू कैंसर, नहीं, बट रिस्क खाली बढ़ता है। डॉक्टर रॉन, आपने कहा कि इफ़ यू आर अ वुमेन तो डेफिनेटली इसका रिस्क ज़्यादा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट में लम्ब होता है तो महिलाओं में होता है, क्या ये पुरुषों में भी होता है? थैंक यू। देखो, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर एवरी फीमेल्स में से कुछ ना कुछ मेल्स के भी होता है। तो जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक जब मंथ स्टार्ट हुआ, पिंकटोबर जब स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअली द 3rd week ऑफ अक्टूबर डेडिकेट हुआ है मेल कैंसर्स के लिए। 3rd week ऑफ पिंकटोबर इज़ मेल कैंसर्स। एंड द थिंग अबाउट मेल कैंसर्स इज़ कि दे उतना ज़्यादा अग्रेसिव होता है कंपेयर टू फीमेल्स, एंड मोर्टेलिटी रेट्स मेल्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज रिकोगनिशन थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहे फीमेल्स है टू रिकोगनाइज इन मेल्स। सो मोर्टेलिटी रेट्स मेल्स में ज़्यादा है, एंड इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल्स ब्रेस्ट कैंसर्स। तो अगर जो आप मिलान करें तो महिलाओं और पुरुषों की मिलान में ज़्यादा महिलाओं को है ये ब्रेस्ट कैंसर, डेफिनेटली ज़्यादा। और इज़ इट जेनेटिक टू? Genetics definitely does have a big role in breast cancer, but ये जो genetics वाला कैंसर है काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, they really lethal type रहे। They usually present in the very young people, like in the early 20s या early 30s में। So those are the aggressive ones which really the treatment is really limited, but जो बाकी सब ऊपर जाते हैं जो 40-50s में, genetics does play but not a significant part। अच्छा, आपने कहा कि पुरुषों में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है। मान लो किसी को अगर जो पता चल जाए कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, ख़तरा क्या है और जान का ख़तरा कितना पड़ता है, क्या लाइफ स्पैन होता है उनका, इसके बारे में और भी बात करेंगे। लेकिन आईना में जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और भी जानकारी। आपको भी अगर जो कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। आईना का ये कार्यक्रम है रेडियो फीजी 2 पर, FBC टीवी पर। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान आईना में डॉक्टर राजीव और डॉक्टर रोनल, और हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातें कर रहे हैं। पिंकटोबर महीना जो है, यानी कि अक्टूबर का महीना पिंकटोबर घोषित किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। इस घड़ी आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं में ज़्यादातर होता है, पुरुषों में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी कि जान का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो या एथनिसिटी पर यह बेस करता है, किस रेस का एक व्यक्ति हो, किन लोगों को ज़्यादा होता है, एज इन हिंदुस्तानी लोगों को ज़्यादा होता है, गैर भारतीयों को ज़्यादा होता है, क्या ये भी कुछ मायने रखता है? अब शमी जी, ये एथनिसिटी जो कौन से रेस को अफेक्ट करता है, ट्रेडिशनली जितना भी लिटरेचर है वो अंग्रेज़ों को जस्ती पकड़ते हैं ना। कमिंग टू द लोकल सिचुएशन, जो फिजी में जो होता है वो है कि जो हम लोग के जो ईदों के बहन लोग, ये माता लोग, वो लोग लेट प्रेजेंट करते हैं, लाइक एडवांस स्टेजेस में। वो क्या करते हैं, वो लोग यूजुअली ट्रेडिशनल मेडिकेशंस पे जाते हैं, वो सब ट्राई करते हैं। अगर वो सब काम नहीं होता तब वो आते हैं हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल आते हैं ऑलमोस्ट लेट स्टेज पे रहते हैं, एंड इट्स लाइक कुछ कर भी नहीं पाते हम लोगों के लिए, मोर ऑफ पैलिएटिव केयर। ये फिजी में ऐसा होता है? जी, फिजी में। सिमिलरली विद आवर जो हिंदुस्तानी जो लोग, जो बहनें माता लोग है, जो भी जो रूरल सेटिंग से आ रहे हैं, वो लोग भी मोस्टली ट्रेडिशनल मेडिकेशंस पे जा रहे हैं। वो विच डॉक्टर पास जाते हैं या कोई लीव्स यूज़ करते हैं, पर ये सब कुछ काम नहीं करता है।
और ये लोग एकदम लेट स्टेज पे आते हैं और फिर कुछ कर भी नहीं पाते हम लोगों को। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले से अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी, पहले से पता लगा लें। कि कुछ कॉलर्स को लेते हैं डॉक्टर जी, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है। तो आपने कहा कि महिलाएं जो होती हैं, हमारी जो ईतो कई बहनें होती हैं, वे ज़्यादातर हर्बल मेडिसिन काम में लाती हैं। जी। और क्या हिंदुस्तानी महिलाएं भी हर्बल मेडिसिन को ज़्यादा काम में लाती हैं? ये जो लेडीज़ लोग के ये हिंदुस्तानी बहनें और माता लोग हैं, ये लोग जो रूरल सेटिंग से जो आ रहे हैं, वो ये ज़्यादा ये जो अनएजुकेटेड लेवल जो रहते हैं, एजुकेशन लेवल्स को कम रहते हैं, वो ये लोग बस्ती करके हर्बल मेडिकेशन पे चाह रहे हैं। आपने कहा कि ज़्यादातर जो लोग गांव गिरान इलाके में रहते हैं उनको इसके बारे में कम जानकारी, लेकिन पिंकटोबर यानी जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, ये कई सालों से होता आ रहा है। तो मेरे ख्याल से फिजी कैंसर सोसाइटी जो भी है और आप लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या गांव गिरान इलाकों में जाकर इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं ताकि लोगों को और मालूम हो इसके बारे में? ये फिजी कैंसर सोसाइटी और ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन संग काम कर रहे हैं और मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। बट ये लास्ट फ्यू इयर्स से है जहाँ पर मीडिया, ये रेडियो चल रहा है या टीवी या पेपर जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। बट ये जो हम लोग के गाँव लोग में जो है, वहाँ पर बहुत ये सब मीडियम नहीं है, नहीं है। एक ही जरिया जैसे अभी हम जी। आप बात कर रहे हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है आईना में। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, आप बताना चाहेंगे कि आप कौन है, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं माला जी बात कर रही हूँ लदला बीच से। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब किसी का ब्रेस्ट कैंसर होता है फर्स्ट स्टेज में, अगर ऑपरेशन हो जाता है, तो यहाँ फिजी में टाइम फ्रेम कितना ईयर्स के देते हैं हर वक्त, हर साल चेक करने के लिए कि फिर दोबारा उनको सेल्स एक्टिवेट हो गया, या कितना टाइम फ्रेम है? डॉक्टर से जानना चाहती हूँ। डॉक्टर जी, थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए। देखो, अगर एक ब्रेस्ट कैंसर को हमें इस तरह देखना चाहिए कि सिर्फ ब्रेस्ट की डिजीज़ नहीं है। आई मीन फर्स्ट स्टेज में भी डिटेक्ट करना, देखना पड़ता है कितना एग्रेसिव है। सो अग्रेसिवनेस ऑफ द डिजीज़ के बाद में ऑपरेशन हो गया और कीमोथेरेपी वगैरह मिल गया, तो हम एक पेशेंट को क्लियरली फ्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं जब एट 10 ईयर्स उसके पास ब्रेस्ट कैंसर के कोई रिकरेंस नहीं रहता। सो अगर हम सोचते हैं कि अगर ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी दे दिया, तो मिनिमम एवरी 6 मंथ्स पे हम लोग चेकिंग्स करते हैं ताकि वी मेक श्योर कि कोई रिकरेंस नहीं है, वही स्पॉट पे रिकरेंस नहीं है, एकोनासाइड रिकरेंस नहीं है, एंड एवरी 2 ईयर्स पे एटलीस्ट मेमोग्राम हम करते हैं। ठीक है। नहीं तो कितने सालों में आप कैंसर फ्री कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर महिला को अब कैंसर फ्री हो गया है? कितना टाइम फ्रेम के बाद में? जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कम से कम 10 साल, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, लोकल रिकरेंस नहीं हुआ, तब हम उनको कहते हैं कि टोटली ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, चले इनसे पूछिए, ये मेरे ख्याल से कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ जी बहन जी, बोलिए। जैसे कोई कहते 5 ईयर टाइम फ्रेम, उसका सेल्स अगर 5 ईयर्स तक नहीं लौट कर आया तो वो कैंसर फ्री हो गया, तो ऐसा क्या सच में ही ऐसा है? बिकॉज वैसे अमेरिका कनाडा में कहते हैं 5 ईयर टाइम फ्रेम ना। तो आप डॉक्टर जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स की कैंसर हुई है और मैं काफ़ी दिन से कैंसर सोसाइटी में थी, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कब आप उनको कैंसर फ्री कह सकते हो? मतलब कि इसका इलाज अगर जो हो रहा है जी, तो ये कितने सालों में ख़त्म हो सकता है? यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि अब इसका ख़तरा नहीं है, ख़त्म हो गया। जी, थैंक यू। क्या है वो, किसी को जब कैंसर भी होता है, फर्स्ट थिंग वे डायग्नोस करते हैं, सेकंड स्टेज पे है, उनको स्टेज करना पड़ता है कौन स्टेज पे है। अगर आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, डिपेंडिंग कौन स्टेज पे है। स्टेज 1 अच्छा डिजीज ना, आप विदिन 5 ईयर सर्वाइवल रेट है आपको 90% कैंसर फ्री हो जाएंगे। पर अगर आप स्टेज 4 पे आएंगे तो आपको 5 ईयर्स भी आप मुश्किल से अब जी पाएंगे। मतलब कि चांसेस कम है। कम है। अब 5 ईयर सर्वाइवल रेट अबाउट 5% पे होता है। ठीक है। जी हाँ। फिजी में स्टैटिक्स अगर ले तो यहाँ पर ऐसे हुआ है कि कैंसर पेशेंट्स लंबा जिंदगी जिए ऑपरेशंस के बाद? फॉलो अप तो आप लोगों का उन्होंने पूछा है कि फिजी में क्या कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स आपको मिले हैं कि ऑपरेशन के बाद या फिर जो भी इलाज हुआ उसके बाद कैंसर पेशेंट जो है उनकी उम्र कुछ लंबी हुई है और
इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेजेस, आपने कहा ना कि इंसान के कौन स्टेज पर है। जी हाँ, ये मैं जो सर्वाइवल फिगर्स मैं और रोन कोट कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल बेस्ड स्टडीज़ पे हो रहा है। तो इसका मतलब नहीं है कि आपके 5 ईयर्स पे आप अबाउट 95% ऑफ द पीपल लोग मर जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं कहते। कोई कोई जन जो है वो कैन बी स्टिल बी अलाइव आफ्टर 5 years, and then but having said that, people can also die below 5 years, ना वो चीज़ है। तो तो हाँ जी, तो दैट हाँ थिंग इज दैट वो ये हम लोग के लिए गाइड रहता है कि स्टेज 1 अबाउट 90% क्यूर रेट रहते हैं। तो डॉक्टर जी, मैं भी वो कैंसर और अगर वो पेशेंट डायबिटिक हो गया या कुछ, तो उसमें शायद दूसरा कारण हो सकता है उसका कॉम्प्लिकेशन करने का, ये हो सकता होगा ना? दे कुड बी अदर केसेस जिसकी वजह से जान जा रही है जी लोगों की ना। हाँ, नॉट फ्रॉम नेसेसरी फ्रॉम कैंसर बट कैंसर, फ्रॉम अदर अच्छा जी। मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो जल्दी से डॉक्टर रॉन एंड डॉक्टर राजीव एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है क्या क्या स्टेजेस है, क्योंकि अभी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो विस्तार से और भी अच्छी तरह से जानेंगे Sure. कि ब्रेस्ट कैंसर का स्टेजेस क्या है। आप अगले ब्रेक के बाद हमारे पास आईना के इस कार्यक्रम में कॉल भी कर सकते हैं। आईना का कार्यक्रम है रेडियो फिजी 2 पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉनल और डॉक्टर राजीव, दोनों सर्जिकल रजिस्ट्रार हैं CWM अस्पताल से, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो चले जाने कि ब्रेस्ट कैंसर का स्टेजेस क्या क्या होता है। जैसे एक महिला ने रिंग करके पूछा कि अगर जो किसी का इलाज हो जाए तो क्या गारंटी है कि वो इंसान की ज़िंदगी कितनी लंबी होती है, क्या वो रेस्ट एश्योर्ड हो सकता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब हम ज़िंदगी भर जी सकेंगे। तो स्टेजेस क्या क्या होता है और किन स्टेज पर जान का कितना ख़तरा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस जो हम स्टेज करते हैं वो हम यहाँ मैनचेस्टर क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो स्टेजेस बिटवीन 1 to 4 होता है। स्टेज 1 सबसे कम स्टेज होता है और मोर्टलिटी रेट यानी कि लाइफ के रिस्क थ्रेट टू लाइफ इज़ अबाउट 10%। सो सर्वाइवल रेट एट 5 इज़ अबाउट 90%। और स्टेज 4 जो होता है तो उसका सर्वाइवल रिस्क एट 5 years सर्वाइवल एट 5 years इज अबाउट 5 to 10% के बीच में होता है। स्टेजेस 2 के लिए अबाउट 75% एंड स्टेज 3 के लिए अबाउट बिटवीन 30 to 40%। सो अगर हमारे देश में कोई एट स्टेज 1 कैंसर डिटेक्ट होता है एंड इफ वी ऑपरेट ऑन देम अर्ली, इंटरवीन ऑन देम अर्ली, तो मोर्टेलिटी रिस्क काफ़ी कम होता है, अबाउट 10%। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पॉपुलेशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दिस पीपल, मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स विल टर्न अप लेट, यानी कि डे स्टेज पे आता है, तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस में आता है। तो उतना लिमिटेशंस हमारा भी हो जाता है कि हम कितना ट्रीटमेंट ऑफर कर सके और कितना सर्वाइवल रेट्स ऑफर कर सके। सो दिट्स यही हम अपने पॉपुलेशन को इनकरेज करना चाहेंगे कि स्टेजेस 1 या 2 में आए और कैंसर होने से पहले आए, प्रोग्राम्स के लिए आए, ताकि हम डिटेक्ट पहले से कर सकें और उनका सर्वाइवल चांसेस बढ़ा आपने सकें। कहा कि आप चाहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो स्टेजेस 1 और 2 में, उन्हें कैसे पता चल सकता है कि वे किस स्टेज में हैं? तो ये हम लोग जो लेडीज़ लोग को बताते हैं कि वो एवरी मंथ अपने ब्रेस्ट को चेक करें, खुद एग्जामिन कर सकते सेल्फ हैं। एग्जामिनेशन कर, जब नहा रहे हैं तो या ड्रेस पहन रहे हैं तो खाली एग्जामिन कर ले अपने ब्रेस्ट को, क्योंकि छोटा भी कोई लम्ब भी दिखाता है कोई एक डॉक्टर के पास दिखा ले, तो वो डॉक्टर लोग फिर हम लोग को रेफ़र करके फिर हम लोग वहाँ से हम लोग सकते हैं और इन्वेस्टिगेशंस और करें। दूसरा चीज़ है कि अगर जानते हैं कि फैमिली में रिस्क फैक्टर्स है, स्पेशली अगर मम के है, मम की सिस्टर के है एंड देयर किड्स, लड़के लड़के है, सो यू नो कि एक रिस्क फैक्टर है, सो यू नीड टू एक्ट अर्ली टू ना। तो अगर रिस्क फैक्टर्स है और आपके थोड़ा से भी वरी है, कम इन सी अस। तो एक बार फिर से मैं सवाल करना चाहूँगी, क्या ये उम्र पर भी डिपेंड करता है अर्ली स्टेज, मतलब कि एक 18 साल की लड़की को या 20 साल की महिला को ये हो सकता है? जो ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं फ्रॉम एज यंग एज अबाउट 10 years to as long as 50 years old, पर जो लम्प रहता है वो हम लोग फिर टेस्ट करते हैं कि वो कैंसर है होते नहीं। तो फिजी में क्या कुछ ऐसा केस हुआ है जिसमें एकदम कम से कम उम्र की लड़की को या महिला को ये हुआ है? व्हाट वाज द लोएस्ट? ठीक है, द लॉस जो हमारे पास पेशेंट था वो लास्ट ईयर 23 ईयर ओल्ड का हुआ था और बहुत अग्रेसिव फॉर्म था। एंड इस साल भी हमारे पास एक 24 ईयर ओल्ड लड़के का हुआ था
एंड दीज आर वेरी एग्रेसिव ट्यूमर्स। या तो आपने कहा कि सेल्फ एग्जामिन कर सकती हैं महिलाएं, ठीक? तो क्या मतलब कि ब्रेस्ट में अगर जो कोई भी लंप उन्हें महसूस हुआ, इट कुड बी ब्रेस्ट कैंसर फॉर्म हो रहा है? हाँ, ये लोग जो लंप है, हम लोग व्हाट वी रिकमेंड इज एट द एंड ऑफ ये शो के बाद एनी लंप है वो लेट्स जस्ट से इट्स कैंसर अनटिल प्रूवन अदरवाइज, कि आप लोग बेस्ट है कोई भी डॉक्टर अपना जीपी के पास या हम लोग के पास आकर चेक करा ले, दैट वुड बी द बेस्ट एडवाइस। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके ट्रिपल डायग्नोसिस होता है, तो हम अगर रिस्क फैक्टर्स असेस करते हैं, लंप को इटसेल्फ एग्जामिन करते हैं, इमेजिंग करते हैं यानी कि एमआरआई वगैरह आई मीन मेमोग्राम वगैरह करके फिर उसको बायोप्सी करते हैं, दैट प्रूव्स अस कि कैंसरस लंप है कि नहीं। बट फॉर पॉपुलेशन हम लोग सबको एडवाइस करेंगे कि ट्रीट लंप एज अ कैंसर अनलेस वी प्रूव इट अदरवाइज। इससे पहले आपने कहा कि रेस अगर जो देखे, एथनिसिटी देखे, तो ज़्यादातर विदेश में जो महिलाएं रहती हैं, ओवरसीज़ में, इंडियंस में, ईथोपिया में कुछ कम है, बट इफ़ आई एम नॉट करेक्ट आपने कहा कि यूरोपियन महिलाओं में जो है उनमें ज़्यादा, क्या वजह हो सकती है? व्हाट कुड बी द रीज़न कि उनमें इतना ज़्यादा है? कपल ऑफ थिंग्स। वो फर्स्ट थिंग्स लोग को जो वो लाइफस्टाइल रहता है ना, वो लोग का लाइफस्टाइल काफ़ी मोर इन द सेंस दैट ये लोग इनएक्टिव नहीं रहते, जस्ट स्मोकिंग कर रहे हैं, वो एक फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर है कि वो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में उन लोग के पास पैसा बहुत रहता है, तो उन लोग का गवर्नमेंट लोग कुछ करता है दैट उन लोग को स्पेशल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। तो जब स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं तो उन लोग को डिटेक्ट ईजी करते हैं ना, तो ईजी पड़ते, गवर्नमेंट सबको सब्सिडाइज कर दे। तीसरा फैक्टर यह है कि कपल ऑफ ड्रग्स से लोग ये जो यूरोपियन लेडीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये लेडीज़ लोग काफ़ी, यूरोपियन लेडीज़ लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड दैट्स नॉन एज अ रिस्क फैक्टर कि आप ये यूज़ करेंगे तो आपको कैंसर लाइकलीहुड काफ़ी हाई रहता है। आपने कहा कि स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ब्रेस्ट कैंसर होता है। 1 में तो डिटेक्ट कर लिया गया तो इसका इलाज हो सकता है। तो क्या टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी होता है? जी, काफ़ी टाइप्स रहता है कि, बट ये तो हिस्टोलॉजिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गोश्त निकाल कर लंप हम लोग भेजते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, तो वो दिखाते हैं कि चेक करते हैं कि उसमें कौन सी डिफरेंट टाइप्स, बट 13 या 14 डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल कैंसर्स रहते हैं। बट ये लोग जस्ट वन थिंग है, the other thing हम लोग चेक करना चाहते हैं कि उसमें कितना वो लंप या कैंसर वो ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं या नहीं, या लिम्फ नोड्स में जा रहे हैं या नहीं। जी, हम एक कॉल लेते हैं डॉक्टर जी, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते स्वामी जी। जी, हम अंतर आपसे बताएं, 2001 में हमारा ऑपरेशन भई रहा, हमारा ओवरी निकाली रहा ना लोगन, तो हमारा 5 इयर्स हमें पीरियड नहीं भई ना, मेंसेस बंद हो गई रहा। तो अभी जब हमें दही में हमारे जैसे ताकत नहीं लगी, हमें गैस्ट्रिक है और हमें डायबिटीज भी है ना, कभी कभी हम जाता है अस्पताल, जब चेक कराए करते 13 पे रहे, कभी 12 पे रहे ना जी। तो और जब हमें जब ताकत नहीं लगे तो हम गैस्ट्रिक खून अलग टेबलेट लेता है, आयरन टेबलेट। तो आयरन टेबलेट से जब हम लेता है तो हमारे ब्रेस्ट में से काहे खून निकले लगे है। डॉक्टर से मतलब ये चीज जाने। क्या उम्र है आपकी? हमारा भी 51 ईयर्स के है। हमारे पास कोई लड़का नहीं है, बच्चे नहीं हैं इनके, जानना चाहते हैं ऐसे क्यों होता है? हाँ, मतलब डॉक्टर से जाने। जो आपको ब्रेस्ट में से ये निपल में से खून निकल रहा है वो एबनॉर्मल है, आपको मेडिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। एंड इट्स नथिंग टू डू विद ब्रेस्ट कैंसर से? नो, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग दैट आपको बेस्ट है, आपको किसी भी हॉस्पिटल चाहे कर वो चेक करा ले। तो आप अस्पताल गई थी? हाँ, हम तमक अस्पताल गए कि चेक कराया, तो वो लोग खाली में टेबलेट दी, वैसे चेक डॉक्टर देखी बट ऐसे कुछ बताइस नहीं है। और जैसे जानो हमें गैस्ट्रिक के कारण से और डायबिटीज के कारण से हमारे देह में कभी कभी ताकत नहीं लगी है ना, जैसे हाथ गोड़ एकदम कांपे लगे है, वो रकम से भी हो है ना। तो क्या करना चाहिए? हाँ आपको फिर से आपको अगर जो दवाई आपको वो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया था, अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको बेस्ट है फिर से आपको वो जाए आपको डॉक्टर के पास फिर से कंसल्ट करके बताना है कि आपको वो गोली कुछ फ़ायदा नहीं किया है, तो फिर वो डॉक्टर
क्या करेंगे वो हम लोग को रिफ़र कर देंगे। फिर तो क्या लोग डायरेक्ट आकर आपको देख सकते हैं? मान लो कि ये बहन अगर जो गई है तमावू अस्पताल में और वहाँ से उन्हें इस दवाई से फ़ायदा नहीं उठाया, डेफिनेटली आना जाना समय होता है, तो क्या डायरेक्टली आपको आकर वहाँ पर CWM हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं या खुद आकर देख सकते हैं डॉक्टर्स को CWM हॉस्पिटल? ब्रेस्ट क्लिनिक के लिए अगर आपको कहीं से रेफरल नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली ऑन्कोलॉजी यूनिट पर हमारे सिस्टर उषा या सिस्टर स्टाफ नर्स राशनी कौर मिल सकते हैं, और वो हमारे पास रेफरल भेज के हमसे मिलवा सकते हैं। बट यूजुअली हम जो क्लिनिक आने के लिए आपको कहीं ना कहीं से रेफरल लेके आना पड़ेगा, बट अगर आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है तो आप डायरेक्टली आकर ऑन्कोलॉजी यूनिट में मिल सकते हैं हमें। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे बहन जी? हाँ, हमारा एज आई मीन वेट, हमारा वेट 86 किलो रहा, 86 किलो हमारा वेट रहा, बट हम एकदम खाना कमती करा था, वेट लूज करते करते अभी हम 80 पे रुका है। तो आपका मतलब आप जानना चाहती हैं कि क्या क्या सवाल इससे संबंधित, मतलब कि वेट कम कर दिया तो शायद इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं कुछ कम हो जाए। हाँ हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा कि बता नहीं सकते क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए जल्द से जल्द ना। हाँ अच्छा, थैंक यू, Okay, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे आईना के इस कार्यक्रम में। आईना का ये कार्यक्रम है, ब्रेस्ट कैंसर पर बातें चल रही हैं और अच्छा लगता है कि जब आप कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। तो डॉक्टर जी हमें बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? ओके, फॉर ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली 3 थिंग्स हम लोग मेनली करते हैं। मैं फर्स्ट थिंग सर्जरी, सेकंड वन इज कीमोथेरेपी एंड थर्ड इज रेडियोथेरेपी, एंड देन फोर्थ वन वी जस्ट गिव इट्स हार्मोनल थेरेपी। नाउ सर्जरी हम लोग करते हैं, द होल एम ऑफ द सर्जरी इज टू गेट द होल कैंसर आउट, टोटली आउट विथ क्लियर मार्जिन्स जिसके हम जाते हैं। ना डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेज पे आते हैं, स्टेज 1 तो इजी रहता है, स्टेज 2 भी इजी रहता है, स्टेज 3 4 डिफ़िकल्ट पड़ता है बिकॉज वो काफ़ी बड़ा रहता है और काफ़ी मसल्स में भी चल देता है। नाउ सर्जरी फिजी में हम लोग ऑफर कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन जो ट्रीटमेंट के रहता है इन द होल कोर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इज कीमोथेरेपी। ये ओवर 6 मंथ्स हम लोग देते हैं साइकिल्स लोग, इन अ मंथ अबाउट 2 साइकिल्स रहता है, एंड यूजुअली डिपेंडिंग ऑन कौन से रेजिम आप फॉलो करते हैं 8 to 12 साइकिल्स मिलते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी होता है इससे क्या बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है? कुछ पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होता है, बट इट्स लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के रिएक्शंस नहीं होता। दैट 1 or 2 पेशेंट्स जो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स विल हैव अ बिट ऑफ रिएक्शंस। कोई के दे विल हैव हेयर फॉल या और अल्सर्स रहे हैं, या तो कोई के वॉमिटिंग वगैरह है। वी गॉट वेज टू गो अबाउट इट, बट देन अगर कभी कभी एक साइकिल नहीं टॉलरेट कर, एक टाइप ऑफ रेजिम नहीं टॉलरेट करे, वी कैन ऑलवेज स्विच देम टू अनदर साइकिल रेजिम। I mean, this is probably one of the reasons हम लोग के काफ़ी patients are scared to come for chemotherapy is because they have had कोई और जन की adverse reactions रहा। So what we try and do is suit that regime वो patient के लिए। तो पहले से मेंटली उन्हें प्रिपेयर करते हैं आप? Oh हाँ, definitely after surgery is just one part of thing. जैसे डॉक्टर रॉन ने कहा था, ऑन्कोलॉजी नर्सेस लोग आते हैं and then they take over and they start counseling patients and then we give them. So before कोई के कीमो मिलने से पहले they will have a session with, so when we get the histology result, जाने कीमो ब्रेस्ट के ऑपरेशन करके we send the samples for testing, we get the results back, तो हम लोग देखता है पेशेंट की कीमोथेरेपी नीडेड है कि नहीं, and then once we've said this patient needs chemotherapy, तो हम लोग will have a session, हम लोग काउंसलिंग करेगा कीमोथेरेपी करता है कौन सी एक्सपेक्टेशंस है, and they will have another counseling session with the oncology nurses before लोग कीमोथेरेपी ऑर्डर है, because chemotherapy will be ordered in a whole cycle. So agar हम chemotherapy we're going to go ahead with chemotherapy, they have a very intense counseling, expectations explain कर दिया जाए, but कोई ऐसे patients है जहाँ हम complete नहीं कर पाएगा chemotherapy and we have to terminate because patients learn side effects tolerate नहीं कर पाए, and in those situations then we have to look at other means. तो ये तो ट्रीटमेंट की बात रही, और मेरे ख्याल से अभी और भी आगे चलकर बात करेंगे कि CWM में क्या क्या सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, कैसे उन्हें एनकरेज किया जा सकता है कि वे आएँ। आप मुझे बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो आपने कहा कि ये
कम किया जा सकता है ना। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए आपने कहा कि एक तो है हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और जानना कि कितना वज़न है आपका, और कौन सी चीज़ें हैं जिसे काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिव वेट। एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं कि हम लोग महिला को, दे नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एवरी डे दे नीड टू एक्सरसाइज। दूसरा कि स्मोकिंग कम करना है, दे नीड टू कट डाउन टोटली, गेट ऑफ स्मोकिंग। तीसरा चीज़ है कि अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, आप वो बंद कर दें। ये सब रिस्क फैक्टर्स आप लोग सकते कंट्रोल करें। महिलाएं ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स पर होती हैं, इससे इसका कोई ख़तरा नहीं होता नहीं? वो रहता है और उसका रिस्क रहता है इसी हार्मोन रिप्लेसमेंट, वेदर इट्स फॉर ट्रीटिंग द फॉर मेनोपॉज या टू बर्थ कंट्रोल। उसमें वो जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसने डॉक्टर रोन ने कहा था एलिया, दैट एस्ट्रोजन जिससे रहता है, जितना जस्ती एस्ट्रोजन एक्सपोजर रहता है उतना जस्ती आपको रिस्क। बट हाँ मैं इतना समझना चाहिए कि एस्ट्रोजन बर्थ कंट्रोल पिल्स ऑन इट्स ओन एक रिस्क फैक्टर अलग नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क, वी हैव टू लुक एट द होल पिक्चर ना, कि अगर और रिस्क फैक्टर्स है एंड देन यू आर टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स एज वेल, देन प्रॉब्लम इंक्रीजेस आपके होल रिस्क फैक्टर, बट ऑन इट्स ओन इट्स नॉट अ। तो मान लो कि एक महिला अगर जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं या फिर लूप है या व्हाटएवर, और एक महिला जो है जो बर्थ कंट्रोल पर नहीं है, पिल्स पर नहीं है, इन दोनों के मिलान में अगर जो देखें तो किन्हें ज़्यादा असर कर सकता है? डेफिनेटली रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है जो एस्ट्रोजन बेस्ड बर्थ कंट्रोल पिल्स और इंजेक्शंस यूज़ करते तो हैं। कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स जब लेती हैं तो ऑफ द काउंटर जाकर लेती हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें भी ज़रूरी उन्हें जानना चाहिए कि कौन से, क्योंकि तरह तरह के ब्रांड्स भी तो आते हैं, तो कैसे पता चले कौन सा बर्थ कंट्रोल पिल वगैरह लेना है, आप बताएंगे? बेस्ट रही तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स लोग बता सकते हैं कौन अच्छा है कौन नहीं है ना। बट आप फार्मेसी से लाएगा तो फार्मेसी तो बेच देंगे ना, दे विल जस्ट वांट टू गेट मेक द सेल्स एंड ट्राई एंड गेट इट। बट आई थिंक द बेस्ट एडवाइस इज टू हैव अ चैट विथ योर डॉक्टर्स। आप डॉक्टर से बात करें, वो हो सकते बताए आपको। तो इसके लिए क्या एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, और जनरल प्रैक्टिशनर विल बी एबल टू हेल्प यू? No, any doctor, anyone. Any general practitioner should be Okay. able to advise you. और अबाउट खाना पीना, किस तरह का खाना वगैरह खाएं, क्या ये भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ हद तक? जस्ती करके वो फैटी फूड्स कम करना पड़ता है, बिकॉज फैट जो करता है ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू मोर एस्ट्रोजन। उसकी वजह से आपने हाउ अबाउट अल्कोहल? नाउ दैट्स अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्सी। कोई कोई कहता है हेल्प, कोई स्टडीज बोलता है कि हेल्प करता है, कोई नहीं हेल्प करता है ना। सॉर्ट ऑफ लाइक सेज प्रोज एंड कॉन्स, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टडी कोड करेंगे। सी मतलब कि अभी कुछ इस पर खास ठोस नहीं कह सकते हैं कि अल्कोहल कम करने से, अल्कोहल पीने से ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ना? बट सिंपल फैक्ट है कुछ भी एक्सेस में तो ठीक नहीं है। हाँ, So, I नथिंग mean, इन a एक्सेस। few drinks shouldn't have. हाँ, तो मतलब कि स्मोकिंग है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, फिजिकली फिट रहें, अपना वेट जो है वो कम करें। एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से, डॉक्टर रॉन एंड डॉक्टर राजीव आईना में। फिर उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि CWM अस्पताल में और फीजी भर के अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से महिलाएं जा सकती हैं और पता लगा सकती हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, क्यों आपको जानना चाहिए, वगैरह वगैरह। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है ये, अक्टूबर का महीना, पिंकटोबर भी है, और हमारे पास कुछ महिला, अगर जो आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है अर्ली स्टेजेस में और आप उससे छुटकारा पा चुकी हैं, तो हमारे पास आप कॉल करके हमारी महिलाओं को भी इसके बारे में बता सकती हैं। आप सुन रहे हैं आईना। आईना का कार्यक्रम है रेडियो फीजी 2 पर। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव, डॉक्टर रॉन CWM अस्पताल से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर, यानी कि इसके बारे में और जानकारी देने के लिए कॉलर है लाइन पर। नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आप कौन हैं, कहाँ से बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? मैं बीमा वाले लेबू से बोलती हूँ जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना कि ब्रेस्ट कैंसर काफी नारी लोग के होते हैं कि टेंशन के कारण, खास करके उन लोग के शरीर पे जो बहुत अधिक टेंशन है
और मेरे परिवार में भी काफी लोग के घर से वो अंडर 40 इयर्स के वो लोग से वजन जिसके कारण और गुजर गई है। आई मीन आपका ऑपरेशन होने के बाद भी, इवन ओवरसीज के ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो लोग सिर्फ 1 साल जीने। मैं जानना चाहती, और ये जो मेरा परिवार उसका तो आई मीन बहुत हेल्थी रही थे, मेंसल 6 मंथ्स पे होती रही, तब अब तो गुजर गई से ना। तो मैं जानना चाहती क्या सच बात है कि जो बहुत अधिक टेंशन नारी लोग पे रहे तब लोग के ब्रेस्ट कैंसर हो जाए कुछ दिन बाद, क्या सच है कि झूठ? थैंक यू। डॉक्टर जी क्या कहेंगे आप, क्या स्ट्रेस की वजह से भी होता है? ना, ये डेफिनेटली नॉट। स्ट्रेस एंड कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट यूजुअली हैपन्स इज, जो लेडीज़ लोग को जब कैंसर डायग्नोस होते हैं उन लोगों को स्ट्रेस होता है, उन लोगों को डिप्रेशन होता है, बट ऑन इट्स ओन कोई वरी करते हैं या काम प्रेशर रहता है या घर के प्रेशर रहता है, उससे कैंसर से कुछ लेना देना नहीं है। चलो इस बात को तो पता चला कि इज़ नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एक और एक सवाल है आपसे। जी हेलो नमस्ते। तो स्ट्रेस को रूल आउट कर सकते हैं जी, कितनी बार एक महिला को चेकअप पर जाना चाहिए या किस उम्र से जाना चाहिए फर्स्ट चेकअप के लिए? और अगर जो ब्रेस्ट कैंसर मान लो डिटेक्ट कर लिया गया तो कितनी बार? तो 2 सवाल है। सबसे पहले कब जाना चाहिए? एज सून एज यू फाइंड आउट राइट कि देयर इज अ लम्प। as soon as कोई पेशेंट के थिंक्स अगर उसके वरीड है, तो मेन रीज़न अगर आप वरीड है ब्रेस्ट लम्प के बारे में, आपको कुछ ब्रेस्ट डिस्चार्ज भी है, अगर आप वरीड है कम इन सीएस। मतलब कि दिमाग में कोई खलबली सी है तो डोंट Yeah. लीव इट ना। हाँ, और स्पेशली अगर आपके फैमिली में रिस्क फैक्टर्स है देन कम इन सीएस, बट वुड एडवाइस 20 पे एज एल एज 20 ईयर्स ऑफ एज पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो जाए, और उसके बाद में हम रिस्क फैक्टर्स असेस करके एंड देन हम आपके बता सकते हैं कि कितने कितने दिन पे आपको फॉलो अप करना चाहिए। अभी जबकि हमारे हिंदुस्तानी भाई हमारी बहनें ज़्यादा सुन रही हैं, अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और जो टीवी पर देख रहे हैं उन्हें भी पता चल रहा है किस तरह से हम अपने हिंदुस्तानी सोसाइटी को एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ शाय है, कभी कभी कुछ शर्माते हैं कि जाए कि नहीं जाए, या फिर उतना सपोर्ट शायद परिवार एक्सटेंडेड फैमिली से नहीं मिल रहा, परिवार के लोग से नहीं मिल रहा है। तो कैसे उन्हें हम एनकरेज सकते हैं? एक तो है ये अवेयरनेस मंथ जो क्रिएट किया गया, और क्या कर रहा है आपका हॉस्पिटल? हमारा जो ब्रेस्ट क्लिनिक है सप्ताह में एक बार, तो हम द वे हम रन करता है कि अगर इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट कम एंड सी एस। और दूसरा है कि अगर आपको थोड़ा कंसर्न है कमिंग टू ब्रेस्ट क्लिनिक, और अगर ढेर पीपल से आप शाय है, तो सीडब्ल्यूएम अस्पताल में आप ऑक्सफम क्लिनिक थ्रू भी आ सकते हैं। हम दूसरा रास्ता है कि हम पेशेंट्स को काफ़ी एंटीनल क्लिनिक्स में पिकअप करते हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है अर्ली आते हैं क्लिनिक बुकिंग में, तो उसमें पूरा देख के था एग्जामिनेशन, ताकि हम वहाँ पर भी लेडीज़ को कैच कर सकें। अच्छा नमस्ते, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, मैं जी। डॉक्टर सुंदरी बोल रही हूँ। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी है? क्या ये जेनेटिक मतलब कि ना? हाँ हाँ, मैंने कहा था, जैसे जैसे डॉक्टर रो ने भी कहा था दैट जो कैंसर लेडीज़ को एकदम अर्ली में होता है, अर्ली 20s में, देयर सर्टेन कंपोनेंट इसको हेरिडिटी हम लोग कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं। So there is definitely some जो genetic रहते हैं, this the other ones which we have no idea. I mean इसको idiopathic बोलते हैं। तो जेनेटिक्स में जो रिस्क फैक्टर्स हम देख सकते हैं, आई मीन सबके तो हम नहीं सकते टेस्ट करें फॉर जेनेटिक्स, बट जो रिस्क फैक्टर्स हम देख सकते हैं इस अगर आपके मम के या आपके सिस्टर्स के या आपके मम के डॉटर्स के अगर रिस्क फैक्टर्स है, इफ़ दे अगर उनके ब्रेस्ट कैंसर है तो आपके भी रिस्क फैक्टर्स हो सके। तो इन दिस केसेस आपके हम के पास जल्दी आके चेक जी, एक मिनट। मेरे परिवार में तो किसी के भी कैंसर नहीं है, जी मैं खाली पूछ रही थी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। वो डॉक्टर जनरली बता रहे थे कि आपने जानना चाहा कि कैसे पता चल सकता है, क्या ये परिवार से मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन ये जा सकता है? नहीं, तो आपने जब कहा कि नहीं है तो मेरे ख्याल से नहीं, बट आई थिंक इट विल बी वाइज जाकर महिलाओं को दिखलाना चाहिए, जैसे आपने कहा कि अगर जो लंप हो। जी हाँ, ओह सॉरी। एनीवे, अब हमें ये बताइए कि सीडब्ल्यूएम अस्पताल में और फीजी भर में आप लोग अस्पतालों से जुड़े हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? जो हॉस्पिटल में रहता है, क्लिनिक्स होता है, लोटका, लंबासा, CWM में डेडिकेटेड एवरी वीक कोई ना कोई ब्रेस्ट क्लिनिक होता है ना। वो तो डॉक्टर्स लोग पेशेंट को देखते हैं
हम लोग बातचीत करते हैं, रिस्क फैक्टर्स असेस करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन वाइज में तीनों हॉस्पिटल में मेमोग्राम फैसिलिटीज़ रहते हैं, वो भी हम लोग सकते टेस्ट करें। और फिर बाद में पैथोलॉजी और सर्जिकल सर्विस वो सब रहे। खाली वो जो रेडियोथेरेपी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वो यहाँ फिजी में नहीं है। तो किसी भी समय महिलाएं जा सकती हैं या फिर सप्ताह में एक दिन घोषित किया जाता है जबकि महिलाएं जाकर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी ले सकती हैं? CWO में एवरी फ्राइडे को क्लिनिक होता है। लोटका में उसको आई थिंक इट मे बी ऑन ट्यूसडे, बट जस्ट टू कंफर्म दैट। बट CWO में सिस्टम या इज क्वाइट डिफरेंट इन द सेंस दैट आपको कोई एक हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर को दिखाना है, फिर वो रेफर हम लोग के पास भेजते हैं, फिर हम आपको डेट देते हैं। तो क्या लोग अपने इलाके में, जैसे अलग अलग इलाके में क्लिनिक्स होता है ना, छोटे छोटे जो अस्पताल होते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं इसको जी। लेकर? हाँ, वहाँ पर भी कोई डॉक्टर भी देख लेंगे कि आपका लम्प्स रहता है, फिर वो लोग हम लोग के पास भेजते हैं, फिर हम लोग वहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर जो एक फीमेल है, मतलब महिला है एंड शी फील्स कंफर्टेबल विद अनदर फीमेल डॉक्टर, तो ये भी सुविधा आप लोग देते हैं? हाँ, डेफिनेटली तीनों हॉस्पिटल में महिला सर्जन्स लोग काम कर रहे हैं। आप एक सवाल है जल्दी से, ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है और रिप्रोडक्टिव जो हिस्ट्री होता है, इससे क्या ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है? जैसे डॉक्टर राजीव ने पहले भी कहा कि उसमें हमें देखा जाता है कि कितना एक्सपोजर होता है एस्ट्रोजन का। सो जितना जल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और जितना देरी में ख़त्म होता है, वो एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो हम जब असेस करते हैं कि कितना एक्सपोजर है एस्ट्रोजन से, वो ऑन इट्स ओन एक और रिस्क फैक्टर हो जाता है। मतलब कि किसी का मेंसेस अगर जो इरेगुलर है, 6 महीने में होता है या हर महीने के बाद होता है, मिस करके होता है, तो इससे भी खतरा हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी? Irregular periods per se does not make any difference. It's if your period has started very early, like up 10-12 years पे start हुआ है या end होता है around about 50-60s पे, then आपका रिस्क जस्ती रहता अच्छा, है। आखिरी सवाल है, महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर पर और जानकारी कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकती हैं? डेफिनेटली अगर फिजी कैंसर सोसाइटी से मिल रहे हैं या एनी ऑफ द हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर के पास आप बात करेंगे, दे कैन ऑलवेज गिव यू एडवाइस। और आपका सभी डॉक्टर्स ट्रेंड है कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना, तो आप किसी भी डॉक्टर को या किसी भी नर्स को आप देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एंड अगर कोई ऐसा सेंटर आता है जहाँ दे आर कंसर्न, वो हम लोग के पास डिविजनल हॉस्पिटल्स में भेज देते और हैं। अभी भी इंटरनेट एक्सेस है, तो इसमें भी जी। काफ़ी लोग, मतलब कि कुछ आर्टिकल्स ज़रूर जाकर पढ़ें, डॉक्टर्स के पास जाएं, CWM जाएं, और जो फिजी कैंसर सोसाइटी हैं उनके पास भी जा सकते हैं। डॉक्टर राजीव और डॉक्टर रोनल इस कार्यक्रम में आने, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत बिजी, आपके पेशेंट्स होते हैं, और एक दो बार मैंने ईमेल भी किया था, तो वहाँ से ये पता चला, डॉक्टर्स ने कहा, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि पेशेंट्स फर्स्ट, हम लोगों को सर्जरी करना है, इस प्रोग्राम में बाद में जाएंगे। तो आई थॉट दैट वाज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रोएक्टिव कि पेशेंट्स को आप लोग सबसे प्रथम स्थान देते हैं। लेकिन आज आईना के इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर राजीव एंड डॉक्टर रोनल, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों ने दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। आईना का ये कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म होता है, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है।